काइनेटिक्स में ऐसे ही अगर हम देखें कि इसकी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा ये चैप्टर है, मतलब किससे डील करता है जनरली, जैसे कि अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स की, है ना, तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म की रेट या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट, या फिर हम बोलें कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम की स्टडी जिस चैप्टर में या फिर जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। ऑल्दो इसका कोई डेफिनेशन से अपने को या फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बात करेंगे सीधे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम के बेसिस पे आपके रिएक्शंस कितनी प्रकार की हो सकती है, कितने टाइप की हो सकती है बताइए, टाइम के बेसिस पे। या तो रिएक्शन बहुत जल्दी होगी, रिएक्शन अगर बहुत जल्दी हो जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत जल्दी रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब विद इन अ फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन। देखो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो इसलिए इसके नोट्स मिलते नहीं है, मतलब मैंने बनाती भी नहीं हूँ, इसलिए इसमें से लिख देती हूँ, तो बना लेना बाद में। द रिएक्शन विच, या एक बार देख लेना, विच कंप्लीट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत ही जल्दी, मतलब पलक झपकते ही खत्म हो जाती है, उसे हम बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। कोई एग्जाम्पल, कौन सा रिएक्शन हो सकता है वेरी फास्ट? हाँ, वाटर में डालते हैं ना सोडियम को, तब वो बर्न कर हाँ, मतलब आयनिक रिएक्शन बोल सकते हैं, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन जो होगी, जैसे कि आपके पास में H+ OH- आपस में रिएक्शन करे तो ये आयंस इतनी जल्दी रिएक्शन करके H2O बना लेंगे, या फिर हम आयनिक, कोई भी आयनिक रिएक्शन जो होगी वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो टाइम 0 पर इनिशियल में जो कंसंट्रेशन रही होगी, लेकिन मतलब आपके पास में ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी गिर जाएगा, कोई नहीं पूछता। हाँ, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें कि कौन से टाइप का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो एक तो वेरी फास्ट हो गई, तो दूसरी क्या हो सकती है, वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब जो जन्म जन्मांतर चलती रहेगी, वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब कौन सा ऐसा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बेस्ट रेडियो एक्टिव डीके। इसके अलावा द रिएक्शन विच कंप्लीट, अच्छा अपन ने कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करी थी। हाँ, कार्बन डेटिंग में। अरे नहीं, कार्बन के एलोट्रॉप्स, दो एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट और डायमंड, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? थर्मोडायनेमिकली ग्राफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, थर्मोडायनेमिकली बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली अगर ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा, और अगर जाता भी है तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे कन्वर्ट करते हैं तो डायमंड इतनी आसानी से नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में हाँ, एक एग्जांपल हो सकता है इसका, वेरी स्लो का कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। बहुत सालों तक प्रोसेस चलती रहती है, बहुत सालों तक, कहीं जाके आपका डायमंड बनता है। दूसरा अगर हम देखें और स्लो टाइप की रिएक्शन, तो अगर यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो वो भी एक एग्जांपल किसका हो जाएगा, आपका स्लो का ही एग्जांपल हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक जैसे तुमने बताया कि रेडियो एक्टिव या डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये भी हमारा एक स्लो टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, मतलब वेरी स्लो, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बात ये आती है कि इन दोनों ही रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नहीं कर सकते मतलब, अब
इस वाली जो बहुत फास्ट रिएक्शन है उसके लिए तो मतलब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंटली। अगर मैं बात करूं वेरी स्लो रिएक्शन, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि मैं स्टार्ट कर दूं रिएक्शन करवाना और उसके बाद में चले गए अपन, तो कहीं चले गए इन द सेंस कि अपन तो निपट गए, तो अब कोई और आके थोड़ी नहीं उस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है ना। तो प्रैक्टिकली जिसकी हम बात करते हैं, जिसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन और इस चैप्टर में सबकी कहानी जिसके लिए करेंगे, वो कौन से टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए? तीसरे टाइप की रिएक्शन, जो ना कि वेरी फास्ट हो ना वेरी स्लो हो। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी स्लो हो उसे हम क्या बोलेंगे? इसके बीच के मतलब एक होता है ना मॉडरेट। मॉडरेट टाइप रिएक्शन, तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होगी मॉडरेट, वही हमारे लिए क्या है? काम की रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन मतलब इन दोनों के बस की बात तो नहीं थी जिनके साथ में हम काम कर सके, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन के साथ में हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कुछ निश्चित समय के साथ में खत्म हो जाती है, जिसमें हमें पता है कि अपन ने करवाई है रिएक्शन, लैब में कोई सा रिएक्शन है या एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो 1 दिन या 24 घंटे या 48 घंटे में कभी मतलब एक टाइम लिमिट के साथ में खत्म हो जाएगी, है ना। द रिएक्शन विच कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। अब ये तो था आपका टाइम के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, classification of reaction on the basis of the number of steps। क्या मतलब है इसका? the number of steps involved in reaction mechanism। आपको है तो 1 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 SN2 इस टाइप का अपन ने बात करी थी। तो कितनी स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एक होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, जो हम बात करते हैं कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसे हम सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सिंपल रिएक्शन, और ये हमारी होती है एक सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ये। अब जैसे कि कोई एग्जांपल है हमारे पास में कि आपके पास में ए से बी बन रहा है, बस। तो ए से बी बन रहा है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। अगर हम किसी रिएक्शन को सिर्फ देखें और देख के एज्यूम कर लें कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी या एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनी, इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं दी गई। हो सकता है कि आपसे ए से इसने सी बनवाया हो, फिर सी से ये बी बनाता है, तो ओवरऑल फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ए से बी आ जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास में मैकेनिज्म नहीं दी गई है, तो मैकेनिज्म को बिना देखे हम कभी भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन आपकी कौन सी स्टेप की है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, देखो अभी मैंने यहाँ पे इसको 2 स्टेप में करा, तो ये कौन सी हो गई? 2 स्टेप हो गई ना। जब मैंने मैकेनिज्म लिखी स्टेप बाय स्टेप, तो हमें समझ में आ गया कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। जब मैंने मैकेनिज्म नहीं लिख के दी, तो आपको क्या लगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। तो ये हो सकता है ये सिंगल स्टेप भी हो सकता है ये नहीं भी हो। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म नहीं अपने को पता है या मैकेनिज्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, है ना। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। याद है आपको कि मोलिकुलरिटी में मैंने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद हो तो हमने कहा था मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहा था कि सिंगल स्टेप रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइन हो सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं हो सकती है। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में पहला जो था स्टेप के बेसिस पे एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा है मेरे पास में, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सेकेंड है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो जब बहुत ज्यादा स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो हम बोलेंगे मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपके पास रिएक्शन है वो आपकी मतलब एवरी रिएक्शन वो एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर याद रहेगा या फिर इसको नोट बना के यहाँ पे लिखूं मैं? एवरी रिएक्शन may be elementary or complex. It depends on the reaction mechanism of reaction. फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से हमारा मतलब मेन चीजें स्टार्ट हो जाता है, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग होगा रेट ऑफ रिएक्शन? जैसे कि अगर मेरे पास में कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज कि ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो ए से बी जब ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन के होने के टाइम पे क्या क्या इसमें चेंज हो सकता है? इसके कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है ना, कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, मोल्स चेंज हो सकते हैं, प्रेशर चेंज हो सकता है, अगर कोई गैस है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो वही हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन में, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन और मोल्स और प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस बात करेंगे, वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर ए से कोई बी जा रहा है, ए से कोई बी बन रहा है, इसका क्या मतलब, जैसे कि अपन लिखा करते थे कि टाइम t0 पर आपके पास में इसकी कंसंट्रेशन ए है, इसकी कंसंट्रेशन 0 रहेगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? a माइनस एक्स, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? लेकिन ये कब? किसी टाइम t पर, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है कि टाइम के साथ में ए धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। अब ये आपकी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन तो है नहीं, अभी मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा? पूरा डिसअपियर हो जाएगा टाइम के साथ में। फिर बी क्या होने लगेगा? यहाँ पे अपीयर होने लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे दो टर्म्स बात कर सकते हैं कि ए मतलब एक तो डिसअपियर के टर्म्स में रेट और एक अपीयरेंस के टर्म्स में रेट क्या होगी। समझ में आता है? अरे भाई समझ में आ रही बात? तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में ए खत्म हो रहा है, तो मैं ए के लिए क्या लिखूंगी? ए खत्म हो रहा है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, टाइम के साथ में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ में, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। माइनस इसलिए क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है।
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? ये होगा मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इतना समझ में आया? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट आपका डिसअपियर हो रहा है, ए आपका डिसअपियर हो रहा है ना। अब इन्हीं चीजों हाँ को, मैम। हाँ इन्हीं चीजों को मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ कि अगर मेरे पास में यहाँ पे माइनस, सॉरी अभी नहीं आएगा, माइनस डेल्टा अपॉन, मैम वो स्क्रीनशॉट रहेगा ना? ओ रुक जा बेटा जरा 1 मिनट ना, फिर कर। ले ले जल्दी से। ले बढ़िया लिया हो गया? मैम। अब जो डेल्टा ए मैंने लिखा है, डेल्टा ए क्या है, मतलब फाइनल में कितना, और आपका फाइनल कितना बचा होगा, इनिशियल आपने कितना लिया होगा, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए हो सकता है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मोल हो सकता है, जो भी चेंज हो रहा होगा उसका ये उसके टर्म्स में चेंज है, और टाइम के साथ में, इसलिए अपन ने ये लिखा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने इसको ए का इनिशियल मोल, जैसे कि ए था, है ना, फिर अब मतलब यहाँ पे जैसे कि अपन लिखते हैं कोई सी रिएक्शन ए की ए से बी बन रहा है, तो अभी अपन इसको बोलते हैं कि टाइम t0 पर ये आपका कुछ नहीं, मतलब ए कुछ रहा होगा, ये आपका 0 रहा होगा, ये आपका a माइनस एक्स हो गया होगा, और ये आपका x हो गया होगा, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो मैं यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकती हूँ? अब मुझे यहाँ पे कैपिटल ए ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपन ने इसको कैपिटल ए लिया, तो इसे अपन ए नॉट मान लेते हैं। तो ए नॉट माइनस एक्स, और यह भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस एक्स। तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट टाइम के साथ में, तो पहले आपका टाइम क्या था 0, फिर आपके पास में क्या था टी टाइम, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा टी माइनस 0। तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी आपका क्या हो गया, एक्स बाई टी आ गया। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। तो अब मेरे पास में, अगर ये तो आपकी क्या हो गई डिसअपीयरेंस के लिए, अब अगर मैं अपीयरेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी मैं? पहले मेरे पास में ये क्या था, फाइनल माइनस 0। इनिशियल में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 0 टी माइनस 0 दैट इज एक्स बाई टी। तो आपके पास में अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के टर्म्स में अगर देखें, तो दोनों ही हमारे लिए क्या आए हैं भाई, एक्स बाई टी आए हैं। तो हम इसके लिए हाँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब जिस रेट से आपका ए कम हो रहा है, उसी रेट से आपका बी बन रहा है। लेकिन ये कब, जब हमारे पास में क्या हमने माना था कि जब रिएक्शन ए से बी में इस तरह से जा रही है। क्लियर? हाँ इतना समझ में आता है? अब सपोज कि मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास में जो रिएक्शन है वो इस टाइप की रिएक्शन है, ट्वाइस ए से बी में जा रहे हैं, तो वही कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट के टर्म में ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा किसी टाइम t पर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म्स में। रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ ए इक्वल्स टू 2x अपॉन टी। तो ये मेरे पास में हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स अपॉन टी, और अपीयरेंस वाले के टर्म्स में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई टी। x अपॉन टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन
ओवरऑल क्या हो जाएगी हमारे पास में, डेल्टा ए अपॉन ट्वाइस डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा बी। ऐसा अगर देखें तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ। तो इससे क्या समझ में आता है हमें, कि हम क्या कर दें यहाँ पे, इसको क्या समझे हम, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक मिनट है ना, मैम वो नीचे 2 से कैसे डिवाइड किया? हाँ उसी को बता रही हूँ, उसी को बता रही हूँ कि मैं इसको मुझे ये ऐसे लेके आना, जैसे कि यहाँ पे ये x बाई टी आया ना, तो मुझे अगर ऐसे लेके आना तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of reactant upon stoichiometric coefficient. It is also equal to rate of appearance of product. मेरा पेन टिप की प्लेस चेंज हुई है तो ये भी चेंज हो गया, एक सेकेंड में, बाई टू ने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे ना। अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ से अगर मैं ये देखती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट upon stoichiometric coefficient, it is also equal to rate of appearance of product upon stoichiometric coefficient. अगर मैं ये कर देती हूँ तो मेरे पास में ये कंडीशन आ जाती है। सोच, एक मिनट देख जरा ध्यान से, क्योंकि हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन सबके टर्म्स में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए ना। क्यों बराबर आनी चाहिए, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन की। जैसे कि अगर सपोज कि मैं बात करूं ऐसे कि एक पर्टिकुलर किसी कोई, सपोज कि कोई कंपनी है ना, अब उसमें ए बी सी तो तीन कोई फाइनेंशियर है, लेकिन इन फाइनेंशियर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना अलग अलग है, जैसे किसी का 50% है, किसी का 60% है, तो ये कितना हो गया, ये तो ज्यादा हो गया 100% से। अपने को 100% कंप्लीट करना है, तो यहाँ से 30% ले लिया, यहाँ से अपन ने 40% ले लिया, फिर कितना बचा, किसी एक का ज्यादा, 30 बचा। हाँ, चलो 40, मुझे 30, भाई ठीक है। अब अगर इनसे अलग अलग पूछें कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो ये तीनों मिलके 100% जो भी रहेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो बताएंगे, या फिर इनके शेयर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि मेरा शेयर 30% है तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा, इसका इसके अकॉर्डिंग बताएगा, इसका 30% के अकॉर्डिंग बताएगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। मतलब मुझे ओवरऑल पूरा ही टर्नओवर बताना पड़ेगा ना। तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबके टर्म्स में एक जैसा आना चाहिए, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबके टर्म्स में बराबर कब आएगी, जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आया? जैसे एक और रिएक्शन बताती हूँ, अपन उसको करते हैं तो, और जैसे कि मेरे पास में सपोज की कोई रिएक्शन आई, थ्राइस ए प्लस ट्वाइस बी, ऐसा कुछ आया, और ये मुझे दे रहा है 5C प्लस 7D 4D 5D कुछ भी, सारे गैसेस है। तो मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगी, इसका डिसअपीयरेंस के लिए तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट 3 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, -1/3, -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इट इक्वल टू -1/2
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5। अभी अपीयरेंस के टर्म में से आ गया तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और 1/7 इट्स डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब ये किसके, अरे इतनी जल्दी कैसे टाइम खत्म हो जाता है। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका x/2। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा ही क्या आने वाला है, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका x/t ही आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बात समझ में आई बात। अब अगर सपोज कि तुम्हें मोल्स के टर्म्स में बात करनी है तो मोल्स के टर्म्स में कैसे लिख लोगे, मोल्स लिख दोगे। जैसे सपोज है कोई सी भी रिएक्शन आ गई, ये अभी अपन ने ये ए क्या हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है, चेंज इन मोल्स हो सकता है, तो आगे इसका यूज होगा कि कब किसका यूज करना होगा। इतना समझ में आई कहानी। अब ये जो कहानी मैंने बताई है ना कि x/t ही आएगा, ये आपकी किसके लिए, ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, रिकॉर्डिंग है ना ऑन, वैलिड फॉर ओनली होमोजीनियस सिस्टम। क्या मतलब है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। तो पहले इसको जरा मुझे क्लियर करके बताएं कि होमोजीनियस से हम क्या समझते हैं और हेट्रोजीनियस से हम क्या समझते हैं। अगर मैंने बोला है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, जिसका एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने का जो मैं तरीका बता रही हूँ, ये सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस सिस्टम, टेल मी। अरे बताओ ना यार बेटा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देती हूँ तो फिर बताना कि होमोजीनियस है कि नहीं है। आपके पास में 30 ग्राम गोल्ड है, 40 ग्राम प्लेटिनम है एंड 30 ग्राम सिल्वर है सपोज, इसका एक मिक्सचर है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा या हेट्रोजीनियस रहेगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों रहेगा? अलग अलग है ना दोनों। अलग अलग है तो मैं मतलब होमोजीनियस, अच्छा ठीक है ये अलग अलग है, ओके। अगर आपने ये बोला कि गैसेस ऑफ मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर है, तो गैसेस मिक्सचर किसका एग्जांपल हो जाएगा? बहुत सारी गैस का मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझ कि गैसेस मिक्सचर है, उस गैस में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, CO भी है। क्या तुम इन्हें सेपरेट कर सकते हो देख के एकदम मैकेनिकली? नहीं। मैकेनिकली आप नहीं सेपरेट कर सकते हो ना। तो फेज जो मैं बोला कि आपका कि होमोजीनियस सिस्टम का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है सिंगल फेज सिस्टम। अब ये फेज वर्ड आया है, देख एक होता है आपका फिजिकल स्टेट और एक होती है हमारा फेज। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर फेज वर्ड आ रहा है तो मतलब इसका ये है कि अगर हम किसे मैकेनिकली सेपरेट कर पा रहे हैं, मैकेनिकली सेपरेट कर रहे हैं, तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, फेज। तो मैं इसे गैसियस मिक्सचर को मैकेनिकली सेपरेट आउट नहीं कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फिर से सोच लो एक बार कि ये सिंगल फेज होगा या नहीं होगा। सिंगल फेज होगा। सिंगल फेज होगा, और अगर सिंगल फेज होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिंगल फेज मतलब होमोजीनियस। अगर आपके पास में मिक्सचर ऑफ लिक्विड है
मिक्सचर ऑफ लिक्विड, तो फिर वो क्या होगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेटेरो। मैम होमो भी हो सकता है। होमो भी हो सकता है और हेटेरो, जैसे कि तूने पानी में तेल मिला दिया, कर सकते हो ना दोनों ही फेस को अलग अलग, समझ में आ रहा है कि पानी और तेल है, लेकिन अगर पानी में सब नमक मिला दिया, पानी में नमक हो गया तो सॉलिड और लिक्विड हो गया, पानी में क्या मिला सकते हैं, चाय में पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दूध। दिया, हाँ, तो आप ऐसे देख के बता सकते हो क्या कि दूध, ये दूध वाला पार्ट है जैसे कि तपेली में रखा हुआ है, अच्छा ये नीचे वाला तो है ना लाबिश पी लेगा क्योंकि ये दूध है, और ऊपर वाला ये पानी पानी है ना, रोहित को दे देंगे अपन, अगर एक ही में डाल दिया तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका मिक्सचर ऑफ लिक्विड है वो आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, क्योंकि मिल्क प्लस वाटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑयल और लिक्विड को तो कर सकते हैं ना सेपरेट। तो ये जो एक्सप्रेशंस थे हमारे, जैसे कि अगर आपने देखा कि अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन बताया, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, होमोजीनियस सिस्टम के लिए, दैट इज सिंगल फेज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए नहीं होगा। तो अब हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा बताओ कि मेरे पास में अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज होता है, क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स होगा, कैसे, क्यों फिक्स होता है, कैसे फिक्स होता है? सोच के बताओ, गलत बताओगे और क्या होगा? कहानी ये थी कि अगर सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हमारे लिए क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं ये कह रही थी कि किसी का भी मॉलिक्यूलर जो वेट जो होता है वो आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डेंसिटी भी क्या होती है आपकी, किसी सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अरे ज्यादा तो होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। हाँ। अगर टेम्परेचर नहीं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है ना? तो अब मेरे पास में यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हुई, कांस्टेंट आई है, डेंस मतलब सॉलिड के लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या आया, कांस्टेंट आया। इतनी बात समझ में आई? मतलब डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करूं तो ये दोनों ही मेरे लिए क्या हो गए, कांस्टेंट, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, है ना? मतलब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो इनके बारे में आप क्या सोचते हो? अब याद करो कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर जैसे कि आपके पास में यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट लिखा मैंने, तो ये क्या लिखा है मैंने, इसको देख के आपको क्या लगता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी क्या मतलब, मोलेरिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना? तो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि सॉलिड के लिए हम हर जगह
इनका जो कंसंट्रेशन रहते थे उसे हम कांस्टेंट मानते थे थ्रू आउट, हर जगह। अपन ने देखा था ना कि अगर हेट्रोजीनियस का केस आ जाता है मेरे पास में, तो हेट्रोजीनियस में मैं सिर्फ केपी और केसी के एक्सप्रेशन में किसको ही लेती थी, गैस के ही उसमें इंक्लूड करती थी, बाकी सॉलिड और लिक्विड को हम इग्नोर कर दिया करते थे, यूनिट मान लिया करते थे, वन मान लिया करते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है या नहीं आ रही है? तो हम यहाँ पे मेरे पास में, मैंने कहा मुझे हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो मैं अगर मैं चाहती तो मैं इसको इतना बोल देती कि फॉर सॉलिड, तो या फिर मैं ये भी बोल दूंगी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, है ना। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो अगर आपके पास में कोई इस टाइप की रिएक्शन आई कि थ्राइस ए सॉलिड ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस, इस टाइप की कोई रिएक्शन है, और इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो अभी जो अपन ने पढ़ा जैसे होमोजीनियस के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ध्यान से समझो कि मेरे पास में यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब ये क्या है कि ए आपको क्या करवाना पड़ेगा? डिसअपियर करवाना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल, ताकि हमारे पास कंटिन्यूसली रहे कि अगर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन आया थ्राइस ए सॉलिड ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस, ये आ रहा है, और इस केस ये आपको ये समझ में आया कि हेट्रोजीनियस हो गया। तो जब हेट्रोजीनियस हो गया, तो उसके लिए अगर मैं इसको होमोजीनियस की तरह लिखूंगी, तो होमोजीनियस की तरह लिखूंगी तो यहाँ पे इसको मुझे डिसअपियर कराना पड़ेगा, है ना। और अगर मुझे डिसअपियर कराना पड़ेगा, तो भैया सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मतलब मोल भी कांस्टेंट है, तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इनके टर्म्स में तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। पहली बात समझ में आई? अरे हाँ या ना बोलो, नहीं समझ पा रहे हो तो पूछो, क्योंकि फिर यहाँ पे दिक्कत आती है हेट्रोजेनियस के केस में। बताओ ना मैम। हाँ, पहला ये समझ में आ गया कि सॉलिड और लिक्विड का जो कंसंट्रेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, हाँ ये समझ में आ गया। अब जब उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ना, ध्यान से सुनना कि अगर कोई रिएक्शन है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है मतलब माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टी क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म्स पूरा मतलब कांस्टेंट हो गया ये तो, मतलब हाँ। एक तरफ जीरो और एक तरफ नॉन जीरो वाली कंडीशन आ गई। तो ऐसा तो हम इक्वल नहीं कर सकते ना, हमें तो इन्हें क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। तो याद रखना कि जब हमारे पास में हेट्रोजीनस वाला केस आता है, तो इन टर्म्स ऑफ या इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम और रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन रिटर्न in terms of moles per second, किसके टर्म्स में लिखोगे आप? मोल्स पर सेकेंड, ना कि इन प्लेस ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मोल्स पर लीटर का क्या मतलब है? मोल्स पर लीटर या मोल्स ओवर वॉल्यूम या मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब मोलरिटी की बात कर रहा, मोलरिटी की बात कर हाँ। रहा, मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा। तो भाई कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ है, मोल्स थोड़ी नहीं कांस्टेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे सॉलिड का कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट रहता है, बट रिएक्शन चल रही है तो मोल कांस्टेंट नहीं रहेंगे।
तो जब भी हेट्रोजीनस की बात करोगे तो हेट्रोजीनस में अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक क्वेश्चन अभी मैं करवाती हूँ कि आपके पास में अपीरियंस या डिसअपीरियंस की जो बात की गई है वो हमारे किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है कि अगर मोल पर लीटर पर सेकंड में दी गई है तो आप उसे क्या करो, पहले मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद में हम लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन करवाई देती हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा कि अगर आपसे यही सेम रिएक्शन है और बोलता है, इसी रिएक्शन को अगर अपन करते हैं आगे कि इस वाली रिएक्शन में मेरे पास में ये कह रहा है कि थ्राइस ए सॉलिड है, ये ट्वाइस बी गैसियस है और सी गैसियस है। if the rate of appearance of B gas is 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड and the volume of container is 2 liter, then find the rate of appearance of A। मैम डिसअपियरेंस होगा ना? एक मिनट, मैंने दोनों जगह वही लिख दिया क्या? इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज बी गैस is 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2। हाँ, यहाँ पे मैंने अपीयरेंस लिख दिया, ठीक है। हाँ, डिसअपियर मतलब क्या है इसका कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में मुझे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी गिवन है ना? हाँ मैम। हाँ, तो अब जैसे कि अगर आप पहले इसका ऐसे लिखोगे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म्स में, तो क्या लिखोगे? -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, है ना? तो अब यहाँ पे जो मैंने डेल्टा ए लिखा है ये अब क्या हो जाएगा? चेंज इन मोल्स ऑफ ए, और ये आपका डेल बी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोल्स ऑफ बी। और ये हमें गिवन है जो कि कितना है? ये हमें गिवन है 2 into 10 की पावर -2, लेकिन ये क्या है आपका? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप इसे क्या मोल्स पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे? लीटर से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, करो लीटर से मल्टीप्लाई। मतलब ये कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -2 into 2, दैट इज कितना आ गया आपका? 4 into 10 की पावर -2 आ गया मोल पर सेकेंड। मैं इसको अभी ऐसा ही लिख रही हूँ, ये आपका मोल पर सेकेंड आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल सकते हो। निकालो जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल बी इक्वल टू डेल्टा टी, तो यहाँ से -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 into 10 की पावर -2। तो यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी निकाल लो।
निकाल लिया? हाँ मैम। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कितना आया? 24 24? इंटू 10⁻²। नहीं नहीं 6। हाँ, अरे ये तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻²। ये 1/3 तो 3 इंटू 2 मतलब 6 इंटू 10⁻², मोल पर सेकेंड। आया समझ में? तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है ये आया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है? एक होती है आपकी एवरेज रेट और एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट। इन दोनों का क्या मीनिंग है? एवरेज रेट का मतलब क्या है? जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं कि t इक्वल्स टू 0, फिर हम बात करते हैं टाइम कुछ t पर, मतलब पहले t इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद क्या बात हुई। मतलब एवरेज में हम किसकी बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, है ना? किसी एक टाइम इंटरवल पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करें तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एट एनी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और एट एनी इंस्टेंट पॉइंट। तो ये दो टाइप के होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और मतलब अगर मैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या दे रखा है? क्या होगा टाइम इंटरवल? अरे कुछ है क्या टाइम इंटरवल? नहीं है ना, किसी एक पॉइंट की बात कर दी उसने, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? 0, है ना? हाँ, अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कोई टाइम इंटरवल था, मतलब यहाँ पे मेरे पास में अगर एवरेज रेट के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखती थी? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, समथिंग लाइक दैट, है ना? मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास में टाइम इंटरवल क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब है? मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है ना? मतलब यहाँ पे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को मैं क्या लिखूंगी? सही है? तो ये क्या बताता है हमें? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो, आगे हाँ बोलो। हाँ, अब अगर रेट ऑफ मैम, रिएक्शन, स्क्रीनशॉट बाकी है। ओहो, चल खैर ये तो मैं पहुंचा दूंगी, पहुंचा दूंगी। हाँ ठीक, पर स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा अच्छा है, ले ले। चलें बड़े आगे। हाँ मैम। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझेंगे ग्राफ के साथ में। रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्राफ। जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि ए से कोई बी रिएक्शन हो रही है ना?
तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करें यहाँ पे अपन? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इनिशियली आपके पास में जब टाइम आपका t0 है तब कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? बहुत ज्यादा। बी की तो 0 है ना? तो ग्राफ क्या बनेगा? मतलब पहले आपके पास में इसकी कंसंट्रेशन सपोज कि ज्यादा है, तो मैं बोलती हूँ कि ये यहाँ पे कहीं होगा, इसे हमने ए नॉट माना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होती जाएगी? टाइम के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगी? अरे कुछ तो बोलो। रिएक्शन जा रही है, ए से बी बन रही है, तो टाइम के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी? पूछ रही हूँ बेटा। तो कम होगी तो हमारे लिए ग्राफ कैसा जाएगा? इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी टाइम टी पर और किसी टाइम टू, जैसे कि सपोज कि हमारे पास में यहाँ पे मैंने ऐसे सोचा है कि t1 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A1 हो गई और फिर t2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A2 हो गई, है ना? तो t1 एंड t2 टाइम पर कंसंट्रेशन A एंड A2 हुई, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया आपका? ये किस टाइम इंटरवल में हुई? t1 से t2 टाइम इंटरवल में हुई, सही है? हाँ, t1 से t2 टाइम इंटरवल में इसकी कंसंट्रेशन A1 और A2 हो गई। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा? फाइनल माइनस इनिशियल हमें लिखना है। तो मैं इसे कैसे लिख दूं? A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, इट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T1। ये नेगेटिव में आ रही थी, उसमें मुझे क्या करना है? पॉजिटिव। तो मैंने ऐसे कर दिया। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी रेट तो कभी नेगेटिव में होगी नहीं, तो ये समझ में आता है इसके लिए एक्सप्रेशन। अब अगर आपसे यही चीज पूछे कि बी के लिए ग्राफ किसके बीच में हम देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ बी और किसी टाइम टी पर अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसा बनेगा? अब क्या हो रहा है? बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो क्या ऐसा आएगा? अरे हाँ या ना बोलो। मैम वो पैराबोला के जैसे भी हो सकता है ना ग्राफ तो? मैं पूछ रही हूँ ऐसा होगा क्या? अच्छा, कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? बढ़ रही है। तो कहां से शुरू करूं? पहले 0 क्या से। थी? पहले 0 थी ना?
तो 0 से क्या ये ऐसा जाएगा? मैम वो 0 से स्टार्ट करेगा ना। मैं 0 से स्टार्टेड हो नहीं रहा मेरे, बिल्कुल। अब इसके लिए एवरेज ROR कैसे लिखोगे? एवरेज ROR इस ग्राफ के लिए B2 अपॉन T2। मतलब मुझे डेल्टा B2 बी, अपॉन T2। हाँ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखना है, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगी? B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। सही है? हाँ मैम। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये तो आपका क्या हो गया? एवरेज। अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलो मैं पहुंचा दूंगी नोट्स। इसके लिए अगर सेम चीज मुझे करनी हो कि आपके पास में ये है बी के बीच और टी के बीच में ग्राफ, और इस तरह से, और अब मैं बोल रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स क्यू, कुछ भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सोचो, मैं फिर से बना रही हूँ कि मेरे पास में ये कंडीशन है कि कंसंट्रेशन बी एंड टाइम टी के साथ में इस तरह से है। मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पर बात कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 8 पॉइंट क्यू, मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? मतलब मुझे क्या निकालना है ना? सोचो बेटा, क्या मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूं, थीटा ले लूं? हाँ। हम्म, तो यहाँ पे मेरे ये क्या आ जाएगा? स्लोप। और ये क्या रहेगा? dB अपॉन dt विल बी इक्वल टू टेन थीटा। देगा कि नहीं देगा ये? हाँ मैम। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ बेटा। सेम चीज अपन इसके पहले वाले ग्राफ पे मैं अगर पूछ लूं कि मुझे क्या करना है, कि उसमें भी कोई पॉइंट है उसके लिए करना है, तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस, और जो भी पॉइंट की बात की गई है माइनस के टर्म्स में आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट का स्लोप देखेंगे या उसका स्लोप निकालेंगे, तो हमारे लिए क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, हाँ ROR आ जाएगी। क्लियर? अब जरा इस पे करके बताना मुझे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसी सेम रिएक्शन के लिए ना, ए से बी जा रही है और आपको दिया गया है किसी ये पॉइंट पी पर, तो क्या आएगा? निकालो। टर्म्स में आ जाएगा, कम हो रहा है ना कंसंट्रेशन इसका, तो माइनस DA अपॉन माइनस डी ए अपॉन डी। DT माइनस, आया?
तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। कहाँ पढ़ा था अपन ने लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? अरे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये पढ़ा था? हाँ। तो एक्टिव मास का क्या मतलब है? एक्टिव मास का क्या मतलब है? जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उतना मास। जो रिएक्शन में मार्क्स मतलब ले रहा है उतना ही। तो इसका क्या मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अभी तक अपन जो रिएक्शन जैसे करते आते हैं ना, तो सपोज कि तुम्हारे पास में कोई रिएक्शन है ए से बी, तो मैं इसका क्या मतलब है कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, मतलब 1 मोल ए पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1 मोल बन रहा है ना बी का। तो इनमें से फिर एक्टिव हाँ, मास क्या होगा? 1। हमेशा। ये ट्रू है क्या? मैम वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा नहीं, ना। जो हम बात करते हैं ना बेटा कि 1 मोल लिया है या 2 मोल लिया है तो 1 मोल से पूरा 1 मोल बन गया, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि 100% इफिशियंसी हो गई, है ना? हाँ। तो 100% इफिशियंसी कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली फॉर आइडियल गैसेस। अगर आइडियल कंडीशन है तो ही हम क्या बोलते हैं कि वो आपका क्या हो गया है, 100% एफिशिएंसी हो गई। अब जरा हम इसे ऐसे समझे कि कोई भी जब भी कोई रिएक्शन होती है एक्स वाई जेड, कोई भी रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में किस तरह की कहानी होती है उस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसकी कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, वर्ड टू वर्ड एकदम मैच करना है ना कि क्या बोल रही हूं मैं। कि लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से और समझने के लिए क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर अगर कोई रिएक्शन चल रही है, या इसका उल्टा हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब ए से बी में मुझे कन्वर्ट करना है, तो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए हम इसको बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा सोच लिया है कि डेल्टा एच जो है हमारा, मतलब मान लिया है कि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। क्या हो गया आपका? डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एच से इज ग्रेटर देन 0। तो याद है आपको कि अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, एक एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मुझे क्या करना है कि ए को बी में चेंज करवाना है, ठीक है ना? तो ये ए में जो बी में, ए का बी में जो चेंजेस होगा, तो ऐसा होगा कि ए को हम कितनी एनर्जी दें कि ये बी में चेंज हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो ए होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। बी कहाँ आएगा मेरा, यहाँ कहीं आएगा इसकी एनर्जी में। और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है, इस तरह से बनता है ना। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है पोटेंशियल बैरियर। क्या आती है?
ये होता है पोटेंशियल बैरियर। अब जैसे कि अगर ये थोड़ा ग्राफ ऐसा बना है, मैं इसको और अच्छे से बना देती हूँ, ड्राइंग माशाअल्लाह है मेरी। इस तरीके से अभी मैंने कुछ आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी दिए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगर ये चीज हो रही है मेरे पास में, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर ए को बी में कन्वर्ट कराना है तो इस ए को इस बी तक पहुंचने के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल बैरियर होता है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। अगर ये ए एक बार इस एनर्जी तक पहुंच जाए या इस हाइट तक पहुंच जाए तो ये तो फिर बी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। मतलब ए को कितनी एनर्जी दूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी पर पहुंच जाए, और इसको यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक पोटेंशियल बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है, और उस पोटेंशियल बैरियर तक पहुंचने के लिए जब किसी रिएक्टेंट को जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सपोज कि आपने ये बोला कि ए का 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है? ए का 1 मोल, इसका कि इसको ए से बी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ए के 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है? ए के 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल्स, इस तरह से इतनों को हमने एनर्जी दी है ना। लेकिन ये सारे के सारे, अब जरूरी तो नहीं है ना कि इतने सारे के सारे यहाँ पे इस एनर्जी तक पहुंच पाए, इस बैरियर तक पहुंच जाए। ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इस बैरियर तक ये सारे के सारे पहुंच जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब बोलते हो ना कि जितना पार्टिसिपेट करता है उसे हम एक्टिव मास बोलते हैं, तो ये उसी की कहानी में सुना रही हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है इस कहानी में हमारे पास में, कि मुझे किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसा होता है कि 1 मोल सपोज आपने लिया है, तो 1 मोल में इतने सारे एटम्स हैं, तो जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे एटम इस पूरे पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बी तक पहुंचे। कुछ चले बीच में ही देखा कि अरे बहुत ऊपर चढ़ना है, आगे बीच में खत्म होके, है ना। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगी वो हमारी 100% इफिशियंसी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चाहे हम उसको कितनी, मतलब पोटेंशियल बैरियर तक पहुंचते पहुंचते आपका हो सकता है 90% जाए, 80% तक जाए। तो जो आपका 100% वाला एफिशिएंसी होता है वो सिर्फ आइडियल केस में होता है। बाकी की सारी जितनी भी रिएक्शंस अपनी होती है वो आइडियल नहीं होती है। इसमें हमें यही मान के चलना है कि आपकी कुछ ना कुछ परसेंट बच जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो एक्टिव मास आता है, मतलब ये आपका एनर्जी आया, और इस दोनों एनर्जी के बीच में ये भी बता देती हूँ कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास में डेल्टा एच क्या आया? पॉजिटिव आया। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये मेरे पास में होता है कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखें कि अब अगर आपसे कोई बोले कि एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास को आप एक लाइन में कैसे बोल सकते हो? तो आप यहाँ पे ऐसे बोलें कि एक्टिव मास जो होगा वो होता है हमारा इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्टिविटी कोफिशिएंट जो मैंने भी बताया कि आपके कितने, मतलब 1 मोल में से इतने सारे पार्टिकल में से कितने पार्टिकल या कितने मोल्स या कितने फ्रैक्शंस आपके जाते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं या उस तक पहुंचते हैं।
तो एक्टिविटी कोफिशिएंट वही होंगे हमारे। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को अगर आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। रुक जा, आधा हो गया मैंने है ना इसको बीच में एज्यूम कर लिया कि लिख दिया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी सही डेफिनेशन ऐसे होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस या विच टच या विच क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर is called as or known as activity coefficient। तो हमारे पास में आइडियल गैस के लिए एक्टिव मास क्या हो जाता है फॉर आइडियल गैस? 100%। हाँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। फॉर आइडियल गैस एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। बट किसी और जैसे कि जो आइडियल नहीं है उसके लिए अगर हमें बात करनी है तो फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आइडियल गैस के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, मतलब ROR इज इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से लिख सकती हूँ। तो ये क्या है इसके लिए? मोलर कंसंट्रेशन, सही ना। और यहाँ से फिर वो इसका सिंबल हटाते थे तो हम क्या लिखते थे? रेट ऑफ रिएक्शन, कांस्टेंट आ जाएगा रेट कांस्टेंट, और ये इस तरह से। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्टिव मास। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। भूल गए। तो ये तो मेरे पास में एक ही था। अगर मुझे मेरे पास में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? चलो मैं इसको थोड़ा एक बार समराइज कर दूं। वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, एक्टिव मास समझा के मैं थोड़ा सा कर देती, लेकिन मुझे एक्टिव मास की एक्चुअल फीलिंग बतानी थी कि ये होता क्या है। कि इस पोटेंशियल बैरियर को जो क्रॉस करता है जितने मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल में वही हमारे क्या कहते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब एक्टिव मास आया। तो वो हमारे लिए होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और आइडियल गैस के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि हम उसे 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं बोलूं कि मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो क्या लिख सकती हूँ मैं? फॉर मोर देन 1 रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to product of active mass of the reactant, सही है ना। जैसे A प्लस B इक्वल टू C कोई रिएक्शन है तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B का प्रोडक्ट। तो यहाँ से ROR इज इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? B। लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ किसके लिए है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे थ्राइस ए के लिए लिखा गया है तो यहाँ के लिए अगर मुझे ROR लिखना तो कैसे लिखूंगी? जल्दी बताओ।
इसके लिए मुझे अगर ROR लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? KA क्यूब। KA का क्यूब। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख देंगे KA का क्यूब। अब ये जो सारी कहानी थी ये किसके लिए थी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं मैं तो जैसे कि जो मैंने ग्राफ बनाया था ये वाला कि A यहाँ पे था, B यहाँ पे था और ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आया। और अगर यही बात मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करूं तो जैसे सपोज इसके लिए आपका जो पोटेंशियल बैरियर जो आ रहा था ये, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही थी? ये वाला पार्ट था एक्टिवेशन एनर्जी ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी? EB। ठीक है ना? ये आपका B था, ये आपका A था, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही क्या होता है? हमारा डेल्टा H होता है। तो अगर मुझे सपोज की रेट ऑफ रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन करना है तब क्या करना पड़ेगा? ये तो मैंने इरिवर्सिबल के लिए बात करी। उसमें प्रोडक्ट से डिवाइड कर। अब देखो जरा दूसरा इसके आगे का हमारा है टॉपिक रेट ऑफ रिवर्सिबल। मैम स्क्रीनशॉट लेना था। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ मैम। ठीक है, ले जल्दी से। रेट ऑफ रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन और सिस्टम। जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है ट्वाइस A प्लस B, इट विल गिव थ्राइस C। मतलब KF अपॉन KB की बात की जाएगी यहाँ पे, है ना? K1 अपॉन K2 लिख देती हूँ पहले तो मैं यहाँ पे, सिंपल K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे K1 क्या हो जाएगा आपका? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है ना, और K2 क्या हो जाएगा फॉर बैकवर्ड के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कि RF अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? RF K1 एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ B। अगर RB के लिखने लिए लिखना चाहूँ तो क्या कैसे लिखूंगी? K2 बैकवर्ड के लिए ये, है ना? तो इक्विलिब्रियम पे हमारे लिए पास क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू R। RF इज इक्वल टू RB। क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों बराबर हो गई तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बराबर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है? मतलब कांस्टेंट हो जाती है। तो कांस्टेंट और बराबर में डिफरेंस है? हाँ मैम। क्या डिफरेंस है? बराबर मतलब दोनों की सेम हो जाएगी और कांस्टेंट मतलब जो है वो ही रहेगी। ये सपोज कि अगर आपके पास में इसके 0.2 मोल ऑफ A चेंज हो रहे हैं, रेट तो सेम आ रही है B में, तो उसी टाइम पे B के भी इतने ही मोल कितने इसमें चेंज हो जाएंगे, है ना, A में। मतलब जितने मोल A के चेंज हो रहे हैं B में, तो B के मोल उतने ही वापस से किस में चेंज हो जाते हैं? A में, क्योंकि हमारे पास में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई? दोनों सेम हो गई। तो इक्विलिब्रियम पे तो हमारे पास में ये होता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि इक्विलिब्रियम पर A की कंसंट्रेशन
और बी की कंसंट्रेशन दोनों कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कि हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम सेम हो पर जाएगी। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास में आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो गई है, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस क्या होगी? सेम हो जाएगी, सेम इक्वल। हो जाएगी या जीरो हो जाएगी? At the जीरो। time of equilibrium, rate of disappearance of the reactant or rate of appearance of product क्या हो जाएगी? विल बी जीरो। लेकिन कब? ये बात की गई है हमारी इक्विलिब्रियम पे या आफ्टर द इक्विलिब्रियम। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आया उसके पहले क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम पर दो एक की अपीयरेंस, जैसे कि सपोज कि आपका रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी जीरो। बट ये इक्विलिब्रियम की कहानी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिफोर द इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसके लिए बताएं मुझे। मैम स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मैं नोट्स पहुंचा दूंगी, है ना, इतने वैसे भी रफली लिखे हुए हैं मैंने इसके। तो बिफोर द इक्विलिब्रियम क्या हुआ होगा? बिफोर द इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपके पास में आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये कहानी आती है कि आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी, हाँ या ना बोलो भाई। लेकिन बिफोर द इक्विलिब्रियम तो ये कहानी नहीं है। तो यहाँ पे ये तो याद आ गया अपने को कि हमारे पास में इक्विलिब्रियम पर तो दोनों की रेट जीरो हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई है कि जहां पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आया है, तो बिफोर द इक्विलिब्रियम हमें बात करनी पड़ेगी जब हमारे पास में आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ज्यादा होगा, मतलब कोई एक रेट ज्यादा होगी ना, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ज्यादा होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल करने में लगे हुए होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आर एफ इज ग्रेटर देन, एक मिनट, आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी। इसका क्या मतलब है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ज्यादा है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है फॉरवर्ड में। है ना, फॉरवर्ड में जा रही है। तो अब मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इक्वल हो गई, तो मुझे कुछ नेट निकालना पड़ेगा ना। मैम आपकी अटक रही है आवाज। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि जब दोनों की रेट इक्वल नहीं होगी इसका मतलब कि कोई एक बड़ा होगा, किसी एक की रेट ज्यादा होगी। तो पहला केस मैंने ऐसा माना कि इफ आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी, इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मेरे पास में आर बी इज ग्रेटर देन आर एफ है, इसका क्या मतलब है? बैकवर्ड, है ना। अरे बात समझ में आई? तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रही हूँ ये मैं नेट रिएक्शन की बात कर रही हूँ ना, कि नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी जो मैं बात कर रही हूँ ये कहाँ जाएगी मेरी नेट रिएक्शन? ये नेट रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आवाज आ रही है? अंदर अटक गई थी मैम। अच्छा, मैंने फिर से ये समझा दिया कि बिफोर द इक्विलिब्रियम मेरे पास में आर एफ, मतलब एट द इक्विलिब्रियम मेरे पास में ये कहानी होती है, लेकिन बिफोर द इक्विलिब्रियम आर एफ विल नॉट इक्वल टू आर बी। तो कोई एक बड़ा होगा, तो माना है कि आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी, तब हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ज्यादा है, मतलब जो नेट रिएक्शन होगी वो हम क्या मानेंगे? फॉरवर्ड मानेंगे।
अगर आरबी की रेट ज्यादा है आरएफ से तो हम नेट रिएक्शन क्या मानेंगे, बैकवर्ड मानेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब अगर हम जब भी अपीरियंस और डिसअपीरियंस की बात करेंगे तो हम आर नेट को किसी के अपीरियंस या किसी के डिसअपीरियंस के टर्म्स में लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे हाँ, जैसे कि आपके पास में a प्लस ट्वाइस बी है, यहां से मेरे पास में k1 और k2 है, ये ट्वाइस c प्लस d इस तरीके से है। और आपसे कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ disappearance of C in terms of concentration of all, that is A, B, C and D। इन सब के टर्म्स में के कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C निकालनी है। अब सोचो आप कि इसने क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C, इसका क्या मतलब है? कि मेरी ये डिसअपियर हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यहां से जो मैंने दो कहानी बताई कि ये ऐसा हो सकता है कि या तो आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी या आर बी इज ग्रेटर देन आर एफ। तो अगर मेरे पास में आर नेट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, आर एफ माइनस आर बी इफ आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी। आर नेट is equals to RB minus RF if RB is greater than RF। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, R नेट। अब मैं यहाँ पे R नेट क्या लिखूं, देखो RB ज्यादा है, माइनस आर हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, RB माइनस RF। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा, ये इधर जा रहा तो K2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ D माइनस K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ तो मैंने क्या कहा था कि ये जो हम आर नेट निकाल लेते हैं, तो इस आर नेट को हम किसी के अपीरियंस या किसी के डिसअपीरियंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब मुझे जो क्वेश्चन में बोला गया है, रोहित क्या कर रहा है बेटा? क्या हुआ मैम? तेरा ध्यान कहाँ है, वीडियो ऑन करके? गलती से हो गया। कोई बात नहीं, चल देख, मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपने इसको इस तरह से लिख लिया तो जो आर नेट है उस आर नेट को हम क्या कर सकते हैं, किसी के अपीरियंस या किसी के डिसअपीरियंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिसअपीरियंस ऑफ सी। तो डिसअपीरियंस ऑफ सी के टर्म्स में हम इस आर नेट को लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? डिसअपीरियंस ऑफ सी के टर्म्स में इसे लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, -1/2 dc अपॉन dt विल बी इक्वल टू दिस। तो मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ मैम। है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इट विल बी इक्वल टू -1/2 dc अपॉन dt। तो यहाँ से dc अपॉन dt क्या हो जाएगा, -dc अपॉन dt विल बी इक्वल टू 2, ब्रैकेट में हमारे पास में आ जाएगा K2
कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ D माइनस K1 कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। आया क्या समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। हाँ, तो जब हमारे पास में इक्विलिब्रियम पे बात की जाएगी तो रेट क्या हो जाएगी हमारी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए 0। लेकिन अगर बिफोर द इक्विलिब्रियम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, RF या RB। उसके लिए हम R नेट लिखेंगे और फिर R नेट को हम किसी के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के टर्म्स में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे आपको अगर क्वेश्चन देता है कि N2O4 K1 अपॉन K2 ट्वाइस NO2 और कहता है फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 in terms of concentration of N2O4 and NO2। लिखें जल्दी से। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के आपको देखना होगा कि ये RB बड़ा होगा कि RF। लिखेगा R नेट, RF माइनस RB। तो हम यहाँ से लिखेंगे R नेट इज इक्वल टू RF माइनस RB। तो R नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, K1 कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 है ना, माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख दूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बोल रहा है, तो हाफ D NO2 अपॉन DT इज इक्वल टू K1 N2O4 माइनस K2 NO2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आया क्या? हाँ मैम। तो ये है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम और बिफोर द इक्विलिब्रियम पे हमें किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। मैम हाँ, स्क्रीनशॉट निकले या फिर इसके भी नोट्स में ही रहेगा? नोट्स में आ जाएगा इसका। आज अपन ने क्या बात कर ली है कि रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हम कल बात करेंगे रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।